नमस्कार दोस्तों, मैं बालन सिंह स्वागत करता हूं कानपुर एजुकेशन हब पर। यदि आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया जल्द से जल्द सब्सक्राइब करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर और कमेंट करते रहें। धन्यवाद। चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। तो हम बात कर रहे थे फार्म पावर की, यानी कि क्षेत्र शक्ति की, और पिछले कुछ क्लासों में हमने फार्म पावर के कुछ प्रमुख फैक्टरों के बारे में जाना है। अब उसी के आगे हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर्स फील्ड कूलिंग सिस्टम में 0.34 से लेकर 0.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दबाव उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, पानी के जो उबलने का तापमान है वह 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं फोर्स फील्ड कूलिंग सिस्टम में 0.34 से 0.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव उत्पन्न होता है, जिस कारण पानी के उबलने का तापमान लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। क्या फोर्स फील्ड कूलिंग सिस्टम में 0.34 से लेकर 0.4 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर का दबाव उत्पन्न हो जाता है, जिस कारण क्या होता है, पानी के उबलने का जो तापमान है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वह लगभग 110 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ जाता है। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये आ रहा होगा कि पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, उसके बाद पानी भाप बनना शुरू हो जाता है। तो आपने जब फिजिक्स पढ़ी होगी तो वहां पर आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा जिसका नाम होगा क्वथनांक। तो वहां पर आपने पढ़ा होगा जब भी क्या होता है, दाब बढ़ता है तब क्वथनांक बढ़ता है, और जब क्वथनांक बढ़ जाता है तो पानी के जो उबलने का बिंदु है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वह भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जो बॉइलिंग पॉइंट है, पानी के उबलने का जो बिंदु है, वह भी क्या होता है, बढ़ जाता है। जब भी दाब बढ़ता है तो क्वथनांक बढ़ता है, और जब क्वथनांक बढ़ता है तो जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वह भी बढ़ जाता है। इस प्रकार आप कह सकते हैं कि पानी के जो उबलने का बिंदु है वह दाब पर निर्भर करता है। जितना अधिक प्रेशर होगा उतना अधिक क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट हो सकता है। जितना अधिक क्या होगा, दबाव होगा, प्रेशर होगा, उतना क्वथनांक बढ़ेगा, और उसी हिसाब से क्या होगा, पानी के जो उबलने का बिंदु है, जो बॉइलिंग पॉइंट है, वह भी बढ़ेगा। अब बात करते हैं आगे। तो क्या है, जो बेलोस टाइप थर्मोस्टेट वाल्व होते हैं वे ट्रैक्टरों में उपयोग किए जाते हैं। तो इसी जगह हम कह सकते हैं बेलोस टाइप थर्मोस्टेट वाल्व ट्रैक्टरों में उपयोग किए जाते हैं। क्या, जो बेलोस टाइप थर्मोस्टेट वाल्व होते हैं वह ट्रैक्टरों में उपयोग किए जाते हैं। वहीं जो फ्लेक्सिबल बेलोस है उसमें निर्वात में एल्कोहल भरा जाता है, जो कि उबलने की सीमा को संकुचित रखता है। क्या, फ्लेक्सिबल बेलोस निर्वात में एल्कोहल से भरा जाता है, जो कि उबलने की सीमा को संकुचित रखता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं फ्लेक्सिबल बेलोस
निर्वात में अल्कोहल से भरा जाता है जो उबलने की सीमा को संकुचित रखता है। क्या? जो फ्लेक्सिबल बेलोस होते हैं वे निर्वात में अल्कोहल से भरे जाते हैं जो कि उबलने की सीमा यानी कि बॉइलिंग पॉइंट को संकुचित करने का कार्य करता है, नियंत्रित करने का कार्य करता है। वहीं बात करें तो स्नेहन प्रणाली का जो तेल पंप होता है वह केम शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। इसी जगह हम कह सकते हैं स्नेहन प्रणाली का तेल पंप केम शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। क्या? जो स्नेहन प्रणाली का तेल पंप होता है उसे केम शाफ्ट के द्वारा चलाया जाता है। वहीं बात करें तो स्नेहन प्रणाली में तेल को स्थानांतरित करने के लिए 3 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव की आवश्यकता होती है। इसी जगह हम कह सकते हैं स्नेहन प्रणाली में तेल को स्थानांतरित करने के लिए 3 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव की आवश्यकता होती है। क्या? स्नेहन प्रणाली में तेल को स्थानांतरित करने के लिए 3 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव की आवश्यकता होती है। जो स्नेहन प्रणाली होती है उसमें तेल को स्थानांतरित करने के लिए यानी कि तेल को ट्रांसफर करने के लिए 3 किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर दबाव की आवश्यकता होती है। अब बात करते हैं आगे। तो जो स्नेहन प्रणाली में तेल फिल्टर होता है उसे 120 घंटे के कार्य करने के पश्चात या 120 घंटे संचालन के पश्चात बदल सकते हैं। तो इसी जगह हम कह सकते हैं स्नेहन प्रणाली के तेल फिल्टर को 120 घंटे के संचालन के पश्चात बदला जा सकता है। क्या? जो स्नेहन प्रणाली का तेल फिल्टर होता है उसे 120 घंटे कार्य करने के बाद या उसके 120 घंटे के संचालन के पश्चात उसे बदला जा सकता है। वहीं बात करें तो क्रैंक केस तेल जो होता है वह एक इंजन अथवा मोटर तेल होता है जिसे 120 घंटे के संचालन के बाद बदल दिया जाता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं क्रैंक केस तेल एक इंजन अथवा मोटर तेल होता है जिसे 120 घंटे के संचालन के बाद बदल दिया जाता है। क्या? क्रैंक केस तेल एक इंजन अथवा मोटर तेल होता है जिसे 120 घंटे संचालन के पश्चात बदल दिया जाता है। क्या?
जो क्रैंक केस तेल होता है वह एक इंजन अथवा मोटर तेल के रूप में होता है, जिसको 120 घंटे के संचालन के पश्चात बदल दिया जाता है। अब बात करें आगे, तो इंजन के चालू होने पर वाष्प को निकालने के लिए क्रैंक केस में ब्रीदर प्रदान किए जाते हैं। इंजन के चालू होने पर वाष्प को निकालने के लिए क्रैंक केस पर ब्रीदर प्रदान किए जाते हैं। इसी जगह हम कह सकते हैं इंजन के चालू होने पर वाष्प को निकालने के लिए क्रैंक केस पर ब्रीदर प्रदान किए जाते हैं। क्या इंजन के चालू होने पर जब इंजन चालू किया जाता है उस समय उससे वाष्प को निकालने के लिए क्रैंक केस पर ब्रीदर प्रदान किए जाते हैं, यानी कि क्रैंक केस पर ब्रीदर लगाए जाते हैं। वहीं बात करें तो जो क्लच होता है वह घर्षण के माध्यम से चालन और चालित तत्वों के बीच शक्ति का पारेषण करने का कार्य करता है। तो हम कह सकते हैं क्लच घर्षण के माध्यम से चालन और चालित तत्वों के बीच शक्ति पारेषित करता है। क्या क्लच घर्षण के माध्यम से चालन तथा चालित तत्वों के मध्य शक्ति का पारेषण करता है। क्या जो क्लच होता है वह घर्षण के माध्यम से चालन तथा चालित तत्वों के मध्य शक्ति पारेषित करने का कार्य करता है, यानी कि शक्ति को पैदा करने का कार्य करता है। क्लच घर्षण के माध्यम से चालन तथा चालित तत्वों के मध्य शक्ति उत्पन्न करने का कार्य करता है या शक्ति पारेषित करने का कार्य करता है। अब बात करें आगे, तो जो सिंगल डिस्क या सिंगल प्लेट क्लच होते हैं वे ड्राई टाइप क्लच होते हैं, यानी कि सूखे प्रकार के क्लच होते हैं। सिंगल डिस्क या सिंगल प्लेट क्लच ड्राई टाइप क्लच होते हैं, यानी कि सूखे प्रकार के क्लच होते हैं। तो इसी जगह हम कह सकते हैं सिंगल डिस्क या सिंगल प्लेट क्लच, सिंगल डिस्क या सिंगल प्लेट क्लच ड्राई टाइप क्लच होते हैं। क्या जो सिंगल डिस्क या सिंगल प्लेट टाइप क्लच होते हैं वे ड्राई टाइप यानी कि सूखे प्रकार के क्लच होते हैं। सिंगल डिस्क या सिंगल प्लेट क्लच ड्राई टाइप यानी कि सूखे प्रकार का क्लच होता है। वहीं क्या है जो एकाधिक डिस्क क्लच होता है, एकाधिक डिस्क क्लच या तो वह शुष्क प्रकार का हो सकता है या फिर गीले प्रकार का हो सकता है। एकाधिक डिस्क क्लच या तो शुष्क प्रकार का होगा या फिर गीले प्रकार का होगा, यानी कि या तो ड्राई टाइप का होगा और या फिर वेट टाइप का होगा। तो हम कह सकते हैं एकाधिक क्लच या तो शुष्क प्रकार या गीले प्रकार का होता है। क्या जो एकाधिक क्लच होता है, एकाधिक क्लच या तो वह शुष्क प्रकार का होता है और या फिर वह गीले प्रकार का होता है। जो एकाधिक क्लच होगा
या तो वह ड्राई टाइप का होगा या फिर वह वेट टाइप का होगा। अब बात करते हैं आगे। अब बात करें आगे, जो स्टीयरिंग क्लच होता है उसको हाथ लीवर द्वारा संचालित किया जाता है, हाथ लीवर द्वारा चलाया जाता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं स्टीयरिंग क्लच को हाथ लीवर द्वारा संचालित किया जाता है। क्या यहीं पर बात कर लेते हैं, स्टीयरिंग क्लच को हाथ लीवर द्वारा संचालित किया जाता है। क्या जो स्टीयरिंग क्लच होता है उसको हाथ लीवर के द्वारा चलाया जाता है, या ये कहें कि हाथ लीवर के द्वारा संचालित किया जाता है। और वहीं बात करें तो आधुनिक ट्रैक्टरों पर शक्ति पारेषण तंत्र चयनात्मक फिसलन गियर प्रकार के होते हैं। जो आधुनिक ट्रैक्टरों पर शक्ति पारेषण तंत्र हैं यानी कि क्लच हैं, वे चयनात्मक फिसलन गियर प्रकार के होते हैं। तो इसी जगह हम कह सकते हैं आधुनिक ट्रैक्टरों पर शक्ति पारेषण तंत्र क्या आधुनिक ट्रैक्टरों पर शक्ति पारेषण तंत्र चयनात्मक फिसलन गियर प्रकार के होते हैं। क्या चयनात्मक फिसलन गियर प्रकार के होते हैं, गियर प्रकार के होते हैं। जो आधुनिक ट्रैक्टर हैं, जो वर्तमान समय में ट्रैक्टर उपयोग किए जा रहे हैं, उनमें जो शक्ति पारेषण तंत्र होता है वह चयनात्मक फिसलन गियर प्रकार का होता है। वहीं बात करें आगे तो स्थिर मेश टाइप गियर में गियर्स हमेशा फंसे होते हैं, इसमें पेंचदार गियर का प्रयोग किया जाता है। क्या यदि हम बात करें स्थिर मेश टाइप गियर की, तो स्थिर मेश टाइप गियर में गियर्स हमेशा फंसे होते हैं और इसमें पेंचदार गियर का उपयोग किया जाता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं स्थिर मेश टाइप गियर में गियर्स हमेशा फंसे होते हैं। क्या स्थिर मेश टाइप गियर में गियर्स हमेशा फंसे होते हैं, इसमें पेंचदार गियर का प्रयोग किया जाता है। क्या जो स्थिर मेश टाइप गियर होता है उसके जो गियर्स होते हैं वे हमेशा फंसे हुए होते हैं और इसमें जो गियर प्रयोग किया जाता है वह पेंचदार गियर प्रयोग किया जाता है, पेंच टाइप का गियर प्रयोग किया जाता है। वहीं बात करें आगे तो ट्रैक्टर ट्रांसमिशन के लिए उपयोग किए जाने वाले स्नेहक को गियर बॉक्स स्नेहक या रियर एक्सल स्नेहक कहा जाता है। क्या ट्रैक्टर ट्रांसमिशन में उपयोग किए जाने वाले स्नेहक को गियर बॉक्स स्नेहक या रियर एक्सल स्नेहक कहा जाता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं ट्रैक्टर ट्रांसमिशन में उपयोग किए जाने वाले स्नेहक को ट्रैक्टर ट्रांसमिशन में प्रयोग किए जाने वाले स्नेहक को गियर बॉक्स स्नेहक या रियर एक्सल
स्नेहक कहा जाता है। क्या जो ट्रैक्टर ट्रांसमिशन में स्नेहक प्रयोग होता है उसको गियर बॉक्स स्नेहक या रियर एक्सल स्नेहक कहते हैं। ट्रैक्टर ट्रांसमिशन में जो स्नेहक प्रयोग होता है, जो लुब्रिकेंट प्रयोग होता है, उसे गियर बॉक्स स्नेहक या रियर एक्सल स्नेहक के नाम से जाना जाता है। SAE। अब बात करें आगे तो SAE 90 तेल को गियर बॉक्स के लिए चिकनाई के रूप में अनुशंसित किया जाता है, चिकनाई के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं SAE 90 तेल को गियर बॉक्स के लिए चिकनाई के रूप में अनुशंसित किया जाता है। क्या जो SAE 90 तेल है, SAE 90 लुब्रिकेंट है, उसे गियर बॉक्स के लिए एक चिकनाई के रूप में अनुशंसित किया गया है, यानी कि जो गियर बॉक्स है, गियर बॉक्स में SAE 90 तेल का प्रयोग किया जाएगा। अब बात करते हैं आगे तो ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के माध्यम से इंजन की गति में कमी क्रमशः 1 और 1/5 उच्चतम और निम्नतम गति पर कर सकते हैं। क्या ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के माध्यम से इंजन की गति में कमी 1 और 1/5 उच्चतम और निम्नतम गति पर कर सकते हैं। तो इसी जगह हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के माध्यम से इंजन की गति में कमी 1 और 1/5 उच्चतम तथा निम्नतम गति कर सकते हैं। क्या ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के माध्यम से इंजन की गति में जो कमी की जा सकती है वह 1 और 1/5 उच्चतम तथा निम्नतम गति पर की जा सकती है। यदि उच्चतम गति है तो 1 की कमी की जा सकती है, जब निम्नतम गति है तो 1/5 की कमी की जा सकती है। तो हम कह सकते हैं ट्रांसमिशन गियर बॉक्स के माध्यम से इंजन की गति में कमी 1 और 1/5 उच्चतम तथा निम्नतम गति पर कर सकते हैं। अब बात करते हैं आगे। तो जो टॉप गियर होता है, टॉप गियर में ट्रैक्टर की जो गति होती है वह 18 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। टॉप गियर में ट्रैक्टर की गति 18 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। तो इसी जगह हम बात कर सकते हैं टॉप गियर पर ट्रैक्टर की गति 18 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। क्या टॉप गियर पर जो ट्रैक्टर की गति होती है वह 18 to 24 किलोमीटर पर आवर तक हो सकती है। टॉप गियर पर ट्रैक्टर की गति 18 से 24 किलोमीटर प्रति घंटे तक हो सकती है। वहीं बात करें तो शीर्ष गियर यानी कि टॉप गियर में क्रॉलर ट्रैक्टर की 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अग्रेसित गति प्रतिबंधित कर दी गई है। तो हम कह सकते हैं
शीर्ष गियर यानी कि टॉप गियर में क्रॉलर ट्रैक्टर की 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अग्रेसित गति प्रतिबंधित होती है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं शीर्ष गियर यानी कि टॉप गियर पर क्रॉलर ट्रैक्टर की 10 किलोमीटर प्रति घंटे 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अग्रेसित गति प्रतिबंधित कर दी गई है। क्या? जो शीर्ष गियर होता है, टॉप गियर होता है, वहां पर जो क्रॉलर ट्रैक्टर है उसकी जो गति है 10 किलोमीटर प्रति घंटे की अग्रेसित गति प्रतिबंधित कर दी गई है। अब बात करें आगे, तो जो विभेदक होता है, डिफरेंशियल होता है, वह ट्रैक्टर की गति में कमी का दूसरा बिंदु माना जाता है, जबकि ट्रैक्टर की गति में कमी का पहला बिंदु गियर्स को माना जाता है। ट्रैक्टर की गति में कमी का पहला बिंदु गियर्स को माना जाता है, जबकि विभेदक यानी कि डिफरेंशियल को ट्रैक्टर की गति में कमी का दूसरा बिंदु माना जाता है। तो इसी जगह हम कह सकते हैं ट्रैक्टर की गति में कमी का दूसरा बिंदु विभेदक है। ट्रैक्टर की गति में कमी का दूसरा बिंदु विभेदक यानी कि डिफरेंशियल है। कह सकते हैं कि जो विभेदक होता है, विभेदक को ट्रैक्टर की गति में कमी का दूसरा बिंदु माना जाता है, जबकि पहला बिंदु जो होता है वह गियर्स होता है। तो चलिए आज की क्लास हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।